ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, ट्राइनाइट्रोटोलुइन और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ये ऐसे जो है विस्फोटक चीज़ बना दी गई जिसको खींच के मारने पर पता लगा बिल्डिंग उड़ जाए। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवरी किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। कोरोना के लिए तो नहीं, लेकिन जो एंशिएंट चाइना और इंडिया में जो चीज बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और दूसरा होता है प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा स्टेट। प्यारे बच्चों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट्स में क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास हमने लिया था। तो क्लास 11 की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने जो है आपको बताया कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उन सब को हम लोगों को जो है इसमें कवर करना है। तो फर्स्ट लेक्चर के बाद आज सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि उसका पहला पॉइंट था केमिस्ट्री के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। तो फर्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बनाए रखिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। क्लास 11 की केमिस्ट्री लगातार चालू है। क्लास 11 की फिजिक्स और मैथ की क्लास भी चालू होने वाली है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे इसको केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग मैटर के कंपोजिशन, मैटर के प्रॉपर्टी और मैटर के इंटरेक्शन, आपस में कैसे केमिकल रिएक्शन वगैरह करते हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो चलिए इसी के लिए डालते हैं। केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट of science which deals with composition, property and interaction of matter। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। साइंस का ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा जो है टॉपिक है या ऐसा जो है विषय है विच डील्स विद कंपोजिशन, जो क्या करता है मैटर के कंपोजिशन के बारे में, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और मैटर कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह देते हैं। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हमें क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। तो इसके अंदर हम लोग जो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, तो इन सब के बारे में डिटेल में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इन सब के बारे में स्टडी हम लोग जो है फिजिक्स या बायो में तो करते नहीं है। इन सब के बारे में स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में ही करेंगे। तो केमिस्ट्री में हम लोग एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, डिफरेंट टाइप के, सिमिलर टाइप के और इनके फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर और इनके जो है क्या बोलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। या इससे रिलेटेड जो भी जितने भी प्रिंसिपल हैं उन सब पे भी हम लोग बात करते हैं। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारे डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, या रोल है हमारी डेली लाइफ में, तो इसको आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस या इसका रोल जो केमिस्ट्री का है, तो पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है। जैसे हम बात करें फिजिक्स, तो केमिस्ट्री फिजिक्स से भी क्या करती है? लिंक रखती है। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी यूज होती है। नंबर 2 जियोलॉजी, है ना। केमिस्ट्री का और किस में यूज होता है? बायोलॉजी। तो फिजिक्स के अंदर भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे कि
फिजिक्स में हमारे कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, या केमिस्ट्री वहाँ पे थोड़ा सा जुड़ी हुई है, या केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन वहाँ पे हमें पढ़ना होता है। अगर हम जियोलॉजी के बारे में बात करें तो जो भी सर्वे वगैरह होते हैं, है ना, तो उन सब में जो केमिस्ट्री का प्रयोग होता है। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में, बायोकेमिकल चेंज में, तो इस तरीके से केमिस्ट्री भी जो है फिजिक्स, जियोलॉजी और बायोलॉजी के अंदर थोड़ी मात्रा में जो है हमें इसके साथ इंटरलिंकिंग देखने को मिलती है। हम बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंस या इसका रोल क्या है केमिस्ट्री का। तो कुछ बातें पहले समझ लेते हैं। आज से बहुत साल पहले और आज में कितना अंतर आया है। एक समय था जब स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी आज के समय में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन पहले स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती थी तो उसके फैलने की वजह से, जैसे आज के समय कोरोना फैला हुआ है, उस समय जो स्मॉल पॉक्स बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ था, तो इसकी वजह से बड़ी लेवल पे जो है लोगों की जान गई। तो केमिस्ट्री की वजह से ही है उसका उस समय कई प्रकार की डिस्कवरी की। तो आप जानते हैं स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवरी किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। तो एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने वैक्सीन, कोरोना के लिए तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जरूर डेवलप किया था। और वो इन्फ्लुएंस हुए थे, वो जो है प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? प्राचीन जो एंशिएंट चाइना और इंडिया में जो चीज़ें यूज की जा रही थी उसकी वजह से उन्होंने पढ़ा था और समझा था कि इंडिया और चाइना में कुछ प्रैक्टिस अपनाई जाती हैं। कैसे? अगर किसी को चेचक है, दाने वगैरह निकले हैं उसके, तो स्वस्थ व्यक्ति के साथ या जो हेल्दी पर्सन है उसके साथ उसका हाथ रगड़ दिया जाता था। तो मतलब चेचक के कुछ जो क्या बोलते हैं कि माइक्रोब्स हैं वो स्वस्थ प्राणी के अंदर भी चले जाएं, इससे उसके अंदर जो है उस बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाए। तो इस चीज़ को उसने जो है काफ़ी यूज़ किया और वैक्सीन फिर उन्होंने तैयार किया। वैक्सीन में कुछ और नहीं, चेचक का माइक्रोब्स ही होता है, लेकिन बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रहता है और बॉडी के अंदर जो है एक रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है बॉडी के अंदर डेवलप कर देता है, जिससे फिर वो बीमारी कभी जो है नहीं होती है। तो केमिस्ट्री की स्टडी की वजह से ही जो है वैक्सीन को बनाया जा सका है। केमिस्ट्री की स्टडी की वजह से ही है हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा पूरा जो है शरीर काम करता है केमिस्ट्री की वजह से। तो हमारे शरीर में जो है ढेर सारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं उस खाने पीने से ही काम नहीं चलता। उस खाने पीने के बाद उससे जो चीज़ें मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं हमारे शरीर को, उसकी वजह से हमारे शरीर में ढेर सारे हार्मोन्स, ढेर सारे केमिकल, ढेर सारे प्रोटीन, ढेर सारे डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनती हैं जिसकी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे इंसुलिन जो है हमारे पैनक्रियाज में बनता है, जो ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देता है। ज़्यादा अगर शुगर हमारे ब्लड में बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होकर के उसके लेवल को कम कर देता है। तो इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ केमिस्ट्री आप समझ ही गए होंगे। हमारे चारों तरफ डेली लाइफ में देखें, हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी, सब कुछ केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की ओर बात करते हैं। कंप्यूटर की चिप, जितने भी कंप्यूटर वगैरह बनाए जाते हैं, असेंबल की, तो उसके जितने भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स बनते हैं, मेटल से बनता है, चिप से बनता है, सिलिकॉन से बनता है। तो जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, मेटल, जितना भी मेटल है, सिलिकॉन चिप वगैरह है, तो उसमें केमिस्ट्री की स्टडी के बगैर उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग या उसकी जो है रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं पेंट, सीमेंट। तो पेंट जिससे हम लोग कलर करते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, डिफरेंट टाइप्स के जो है कलर के पेंट अवेलेबल हैं और जाते हैं, और कंप्यूटर की हेल्प से वो तुरंत हमारे मन मुताबिक कलर दिखा करके जो उसको जो है बना देता है। तो कलर में जो है क्या है? केमिकल कंपोजिशन का यूज हुआ है। कैसे केमिकल्स का प्रयोग को करें जो हमारे लिए हानिकारक भी ना हो, सस्ता भी हो, अच्छा भी हो। उसके बाद अगर हम बात करें सीमेंट का जब से जो है निर्माण चालू हुआ है, सीमेंट की खोज, डिस्कवरी जब से हुई है, उसके बाद से जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, घर वगैरह है या बिल्डिंग बनाने में जो इसका प्रयोग है बड़ी लेवल में बढ़ गया है। और वाकई में इसके बाद अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया। घरों की बनावट पूरी तरीके से बदल गई। पहले पत्थरों से जो है घरों का निर्माण किया जाता था, छत एक के ऊपर एक बनता था, पत्थर की वजह से बनता था। इसके बाद बात करें डिटर्जेंट, कपड़े धुलने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग होने लगा। डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, साल्ट, तमाम प्रकार के साल्ट होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, NaCl भी एक साल्ट है, लेकिन ये केवल साल्ट नहीं है, ZnCl भी साल्ट है, ZnCl2 भी साल्ट है, MgCl2 भी साल्ट है। तो ढेर सारे साल्ट बनाने में, एसिड बनाने में, बेस बनाने में, अल्कलाई बनाने में, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें बनाने में। अब थोड़ा सा बात करते हैं उन चीज़ों पे जिसकी वजह से मनुष्य में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। पहले के समय में मनुष्य जो है बहुत कम सालों तक जीता था, उसकी एक्सपेक्टेशन लाइफ जो है कम हुआ करती थी, 50 साल 40 साल तक ही जीता था, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ होती जिसकी वजह से छोटे बच्चे बहुत ही कम उम्र मर जाते थे। और जब एवरेज लिया जाता था तो मनुष्य का जो एवरेज एज है, लाइफ स्पैन है, वो घट जाता था। आज के समय में भारत सरकार ने अपने ही देश में मिशन इंद्रधनुष चला रखा है। मिशन इंद्रधनुष में बच्चे को 0 से 3 वर्ष के बीच ढेर सारे वैक्सीन बच्चे को लगाया जाता है। चेचक का है, और क्या बोलते हैं कि
कॉलरा का है, हैजा का है। तो सारी जो है एक बुकलेट है कि हर 3 महीने पे, 4 महीने पे, 5 महीने पे कौन कौन सी वैक्सीन लगनी है। और बच्चे के अंदर वैक्सीन लगने की वजह से बच्चे की लाइफ सेफ रहती है और बच्चा 4-5 साल तक अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं 100% बच्चे, या नियरली 95 to 100% बच्चे। तो इससे क्या होता है, उस बच्चे की लाइफ आगे के लिए क्या होती है, काफ़ी सही होती है, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा जो मॉर्टेलिटी रेट है, इसको बोलते हैं मृत्यु दर है, वो 0 से 5 ईयर के बीच ज़्यादा थी। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरे भारत में जो है लागू किया गया। इसकी तारीफ भी यूनाइटेड नेशन में हुई। तो सारे प्रकार के वैक्सीन बनाने के लिए, अब वैक्सीन पे एक इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं। संसार में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर वैक्सीन कहीं प्रोड्यूस होता है तो इंडिया में होता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट वैक्सीन एक्सपोर्टर है। तो भारत में वैक्सीन बहुत बड़े लेवल पे बनता है। जितने भी ज़्यादातर वैक्सीन हैं वो इंडिया में जो है बड़े लेवल पे बनाए जाते हैं और उसको पूरे संसार में बेचा जाता है। कभी कभी कोई वैक्सीन किसी विदेश में जो है किसी डॉक्टर ने रिसर्च करके निकाला तो वो उसका लाइसेंस दे देता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया की जो कंपनियां हैं वो मोटा पैसा देती हैं और उसका जो है लाइसेंस लेने के बाद जो है उसको बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर पाती हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो लोग केवल रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके जो है पैसा आता रहता है उनके पास। जितने वैक्सीन बिकेगी इंडिया से उतना पैसा उनको कट जाता रहेगा। और अच्छा भी है, ठीक भी है। ज़्यादा मात्रा में बनाने की वजह से यहाँ पर कॉस्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत ही आसानी से वैक्सीन प्रोवाइड हो पाती है। और कहीं पे भी रिसर्च का माल जाता है ना, रिसर्च के लिए अगर कोई माल, कोई सामान, कोई प्रोडक्ट बनने के लिए जाता है तो उस देश की वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। तो हमारे यहाँ मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। चाइना में हार्डवेयर है तो हार्डवेयर इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ की है। बातें अपने टॉपिक पर, रोल ऑफ केमिस्ट्री, वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम के बारे में बताने में तो हमारी केमिस्ट्री हेल्प करती है। कितना ह्यूमिडिटी रहेगी, कितना विंड स्पीड रहेगी, और बादल कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा, और पानी की मात्रा कितनी है और स्पीड कितनी है। तो इन सारी चीज़ों का कंपोजिशन मिला करके सुपर कंप्यूटर जो होते हैं इंडिया में, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो वो जो है बता पाते हैं कि कल का मौसम क्या रहने वाला है, आने वाले 2 दिनों में मौसम क्या रहने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने के लिए ढेर सारी प्रकार की वैक्सीन बनाई गई है, ढेर सारी प्रकार की मेडिसिन बनाई गई है, जिसका यूज़ करके अब जो मनुष्य है उसकी जो जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष हो गई है। इंडिया में जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेशन 70 ईयर हो गई है। काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। बहुत ही कम लोग मरते हैं। अब ज़्यादातर लोग सब सर्वाइव करते हैं, सब 80-80, 100-100 साल जीने वाले अब हैं। उसके बाद एड्स जैसी बीमारी थी जो बहुत खतरनाक थी, अभी भी खतरनाक है ही, तो उसको काफ़ी बिल्कुल घटा दिया गया है, बिल्कुल वो नेग्लिजिबल उसकी क्वांटिटी रह गई है। उसके लिए भी तमाम प्रकार की दवाएं बनाई गई हैं। हालांकि एड्स का जो है लाइलाज बीमारी है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा समय तक व्यक्ति को बचाए रख पाती है। उसके जो मरने के चांसेस है, वो जो बचे हुए जो दिन है उसको बढ़ा देता है। तो वह इंसान जो बहुत जल्द मरने वाला था उस बीमारी से, वो जो है बढ़ जाती है लाइफ। अब केमिस्ट्री से कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो AC एयर कंडीशन हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसमें से जो CFC निकलता है, कोल्ड स्टोरेज से CFC निकलता है। इसका प्रयोग किया जाता है ठंडा बनाए रखने के लिए, ठीक। अब ये जब रिलीज होता है तो जब जाता है हमारे क्या बोलते हैं कि ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लेक्ट कर देता है। तो नॉर्थ जो पोल है उसके ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें डिप्लेक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से सन से आने वाली हार्मफुल UV रेज हमारे जो है अर्थ तक पहुंच पाएंगे। हालांकि नॉर्थ पोल पे कोई रहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी यही होल अगर मान लीजिए आबादी वाली जगह पे हो तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्या चीज़, दूसरा इसका यूज़ करके TNT, TNG, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये ऐसे जो है विस्फोटक चीज़ बना दी गई जिसको खींच के मारने पर पता लगा बिल्डिंग उड़ जाए। इसके साथ एटॉमिक बम, ये ऐसे विध्वंसक चीज़ संसार में बन गए हैं, ऐसे ही जो है खतरनाक चीज़ बन गए हैं जिसका प्रयोग करके पूरी ह्यूमन सोसाइटी पूरी बर्बाद हो सकती है, पूरा जीवन लोगों का बर्बाद हो सकता है। ये इतने खतरनाक चीज़ें लोगों ने बना दी हैं। तो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से CO2 का जो उत्सर्जन है या CO2 का जो एमिशन है, एमिशन, तो CO2 जो एमिशन वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो केमिस्ट्री ने जहाँ तरक्की की है तो केमिस्ट्री की वजह से कहीं कहीं समस्या भी आपको देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जब CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो एक लेयर अर्थ के चारों ओर बना ले रही है और सन से आने वाली लाइट को आने तो देती है, लेकिन जब वापस लौटने लगती है तो उसको जाने नहीं देती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर CO2 के लेयर के अंदर गर्मी लगातार बढ़ती है, जिसकी वजह से ग्लेशियर, हिमालय वगैरह जो है मेल्ट होते हैं। मेल्ट होने की वजह से सी लेवल लगातार बढ़ रहा है और जिसकी वजह से आने वाले समय में जो समुद्र के आसपास रहने वाले लोग हैं
वो इमर्ज हो जाएंगे सी में। और लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लगातार बरसात हो रही है, लगातार जो है टाइम सारी जो है चेंज होते जा रहे हैं, बरसात के समय घट बढ़ जा रहा है, गर्मी सर्दी के समय घट बढ़ जा रहा है। तो ये बात थी इंपॉर्टेंस रोल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस रोल कहाँ कहाँ पे है? कंप्यूटर में, ब्रेन में, एनिमल के बायोलॉजिकल सिस्टम में, सीमेंट, पेंट। तो ये सब ऐसी चीज़ें जिनको बनाने से ह्यूमन बीइंग का भला हुआ है, ये सब ऐसी चीज़ें जिनको बनाने से ह्यूमन बीइंग का लॉस भी हुआ है। तो जहाँ पे हम केमिस्ट्री की अच्छी बातें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की वजह से जो लॉस हो उसको भी पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है मैटर के ऊपर। तो मैटर तो आप लोग जानते हैं, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? तो मैटर किसे बोलते हैं? मैटर के लिए आपको दो बातें याद रखना पड़ेगा, ऑक्यूपाई स्पेस, दूसरी बात है कंसीडरेबल मास। मतलब कोई भी सब्सटेंस आपके सराउंडिंग में चारों ओर सारी चीज़ों को आप देखिए और उसके बाद दो कंडीशन फुलफिल करे। यदि वो दो कंडीशन फुलफिल करे मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और दूसरा उसका कुछ ना कुछ कंसीडरेबल मास हो, ऐसा मास हो कि उसको कंसीडर किया जा सके, तो हम कह सकते हैं वो क्या है? मैटर है। तो हमारे चारों सारी चीज़ें मैटर है, इमोशन को छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या होगा? एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव कंसीडरेबल मास आर कॉल्ड मैटर। ठीक, अब मैटर की डेफिनेशन हो गई, कोई भी सब्सटेंस जो क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ कंसीडरेबल मास हो, जैसे पेन, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, डोर, जमीन, ग्लास, पेन, बैग, आप खुद, ह्यूमन बीइंग। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उस जगह को घेर लेते हैं स्पेस में, और उस जगह में जो है कोई दूसरी चीज़ उस चीज़ को नहीं रख सकते। मान लीजिए कोई जो है बहुत बड़ा बंडल रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको हटा करके उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए इस हिस्से में पेन रखी हुई है, अब इसमें हम पेंसिल नहीं लगा सकते क्योंकि पेन यहाँ पे रखा हुआ, ये मार्कर रखा हुआ है, इस स्पेस को कोई और जो है रिप्लेस नहीं कर सकता जब तक ये रखा हुआ है, और इसका कुछ ना कुछ मास भी है। तो इसके एग्जाम्पल में आता है एयर। एयर ऐसे नहीं समझ में आता, लेकिन बैलून में भर दोगे तो वजन भी उसका हो जाएगा, उस स्पेस भी ऑक्यूपाई करता हुआ दिखाई देगा। तो टाइप्स ऑफ मैटर की बात करें, मैटर की टाइप्स, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैटर के 3 टाइप्स आप लोगों ने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दो और टाइप होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, और दूसरा होता है प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा स्टेट। तो दो और हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है, एक प्लाज्मा स्टेट भी होती है। हम लोग फोकस करते हैं इन तीनों के ऊपर। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल बहुत पास होते हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम। सॉलिड के कंपैरिजन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, जिससे जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड में वो थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा सॉलिड के कंपैरिजन में। गैस में देखा जाए तो गैस के पार्टिकल सबसे दूर दूर रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल सबसे वीक होता है और इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को बांध के रख पाने में नाकाम रहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लें, इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए जहाँ पे जो चीज़ नोट करना हो वहाँ पे जो है वीडियो को आप पॉज करके जो है नोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड और ये हो जाएगा गैस। कैसे कौन किस में कन्वर्टिबल है? सॉलिड को देखें तो सॉलिड से अगर हम लोग लिक्विड में जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज़न या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और लिक्विड से जब हम लोग सॉलिड में जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड में, तो इसको बोलते हैं फ्रीज करना, फ्रीजिंग। ठीक, लिक्विड से गैस में अगर हम जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, अगर लिक्विड से आप गैस में जाते हैं तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड में आते हैं
तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। सॉलिड और गैस की बात करते हैं, सॉलिड से गैस में अगर जाते हैं तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में डाटा तब भी ये क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो है फिजिकल नेचर में आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर, तीनों स्टेट में क्या है? इंटर कन्वर्टिबल है। वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या रहता है? आइस, इसमें क्या रहता है? वाटर। और गैस स्टेट में क्या रहता है? वेपर के फॉर्म में रहता है। ठीक, तो ये जो है चीज़ें हैं कि कैसे जो तीनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। ये क्लास 9 की चीज़ें हैं, आपस में लिंकिंग की गई है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे जो मैटर हमारा है, जो मैटर हमारा है, मैटर, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि चीज़ें होती है, एक जो है क्या बोलते हैं कि प्योर फॉर्म होता है, जो है मिक्सचर होता है। एक होता है प्योर, एक होता है मिक्सचर, है ना। अब प्योर की बात करोगे जैसे कि एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट आप जानते हो क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन। ये अगर अकेले अकेले मिले तो ये एलिमेंट आपका प्योर फॉर्म कहलाएगा। और वैसे ही एलिमेंट के साथ आप ले लीजिए इसमें जो है मॉलिक्यूल या कंपाउंड, तो हम मॉलिक्यूल ही लिख दे रहे हैं या कंपाउंड लिख देते हैं। जैसे H2O का मॉलिक्यूल, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो केवल अगर वाटर आपको दिखे तो वो आपका प्योर फॉर्म है। तो उसके बाद जो है शुगर का लिख दिया, चीनी का C6C, ग्लूकोज लिख दिया C6H12O6, तो ग्लूकोज का हो गया, है ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम लोग प्योर अल्कोहल ले ले, तो अल्कोहल आप जानते हो क्या होता है? C2H5OH, है ना, एथेनॉल, C2H5OH। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर हमारा दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस जो होता है वो ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म, तो ये क्या बनाता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन? मतलब दो ऐसे सब्सटेंस, दो ऐसे प्योर सब्सटेंस को आपको आपस में मिक्स करना है जिसके मिलने के बाद उनकी बाउंड्रीज आपस में दिखाई ना दे, मतलब वो पूरी तरीके से एक दूसरे में डिसॉल्व हो सके। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो हमने जानते हैं कि वाटर एक लिक्विड है, और लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो उनमें स्पेस होता है। उसमें अगर हम 2 चम्मच चीनी मिलाते हैं, चीनी प्योर, 2 चम्मच ग्लूकोज मिला दीजिए, डिसॉल्व करने के बाद चीनी के पार्टिकल या ग्लूकोज के पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं? तो उसमें हमने मान लीजिए चीनी मिलाया है, क्योंकि सब लोग पीते हैं घर पे, तो चीनी के पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे, और वो पार्टिकल बहुत फाइन पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल हो जाएंगे, और वो उस लिक्विड के बीच जो गैप्स हैं उन गैप्स में जाकर के बैठ जाते हैं। तो आप ऊपर से नीचे तक देखोगे, आपको जो चीनी और पानी, शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है वो आपको एक जैसा दिखाई देगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। बालू पानी मिला दीजिए तो कहीं कम कहीं ज़्यादा दिखाई देगा, उसकी बाउंड्री भी दिखाई देती है। मिट्टी पानी मिला देंगे, बाउंड्री दिखाई देगी। तो होमोजेनियस मिक्सचर है ना, जैसे कि वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस साल्ट, साल्ट ना लिखें गलती हो जाएगी, टेबल साल्ट, टेबल साल्ट, खाने वाले नमक को टेबल साल्ट बोलते हैं, और साल्ट में बहुत सारे साल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस देखते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है ना, कितने भागों में? 2 भागों में। तो एक हमारा होता है कोलाइड और दूसरा होता है सस्पेंशन। कोलाइड, दूसरा होता है सस्पेंशन। अब देखिए, पहले हम लोग सस्पेंशन देखेंगे, बाद में हम लोग जो है कोलाइड को समझेंगे। सस्पेंशन अगर हम देखें तो जैसे कि वाटर प्लस सैंड, पानी और बालू को अगर हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे कि वाटर और सैंड के जो पार्टिकल वो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उनकी दोनों की बाउंड्री अलग अलग दिखाई देगी। चलाने के बाद उसको जब कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो वो अनस्टेबल होता है, बालू नीचे बढ़ जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, तो उसका कंपोजिशन कैसा हुआ? अनस्टेबल। वो अनस्टेबल है, कुछ समय बाद मिट्टी पानी अगर आपने मिलाया तो मिट्टी नीचे बढ़ जाएगी, पानी ऊपर, तो मिट्टी पानी, बालू पानी, है ना, ये सभी क्या है? सस्पेंशन का एग्जाम्पल है ना, क्योंकि ये जो है अलग अलग दिखाई देते रहते हैं। नेक डाई से हमें जो है मतलब कि सिंपली जो है आप देखोगे तो दिखाई देता है। तो यहाँ पे कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो यहाँ पे लिख सकते हो टॉपिक इसमें आप, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो इसका जो कंपोजिशन होता है कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म, सभी जगह एक बराबर कंपोजिशन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोलाइड की। अगर हम लोग कोलाइड की बात करें तो कोलाइड में हम लोग देखेंगे मिल्क को अगर हम देखें तो मिल्क के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल हमको देखने को मिल जाएगा। मिल्क में ज़्यादातर हिस्सा जो है वाटर होता है, वाटर होगा, और उसमें जो है क्या बोलते हैं कि फैट और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स होंगे बहुत छोटे छोटे। तो ऐसे नेक डाई से ऐसे हम लोग देखते हैं तो दूध हमको दूध में अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम उसको जो है डार्क रूम में रख दें
और उस पर जो है लाइट मारें, तो लाइट जब उस पर जाएगी तो लाइट का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, विजिबल होगा। लाइट का पाथ विजिबल होगा, वो चमकता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लाइट को क्या कर दे रहा है, स्कैटर, बिखेर देता है चारों ओर। तो लाइट को स्कैटर वही लोग कर सकते हैं जिनका साइज थोड़ा बड़ा हो, है ना, जैसे कि वाटर है और टेबल साल्ट मिला दिया गया, बहुत छोटा छोटा साइज हो गया, तो वो जो है लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। तो कोलाइड पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन क्या बोलते हैं कि ट्रू सोल्यूशन या होमोजीनियस से बड़ा होता है और सस्पेंशन वाले से छोटा होता है। ये 1 नैनोमीटर, ये 10 नैनोमीटर, ये 100 नैनोमीटर, ऐसा आप समझ सकते हो सिंपली समझने के लिए। तो कोलाइड की बात करें अगर हम लोग, तो वाटर और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स मान लीजिए मिल्क में मिले हुए हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे और उसके मॉलिक्यूल बड़े बड़े प्रोटीन के। अब जब लाइट आप मारते हो डार्क रूम में उसको रख करके, तो लाइट जिस पाथ से जाता है वो पाथ विजिबल हो पाता है। इसका मतलब है कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज इतना बड़ा तो है वो लाइट को स्कैटर कर सकें। तो कोई भी जो लाइट को स्कैटर कर सकता है तो उसको हम लोग किसमें रखते हैं, कोलाइड वाले में रखते हैं। हाँ, कोलाइड जो है नेक डाई से आपको अलग अलग उसके जो है बाउंड्रीज नहीं दिखाई देगी। वाटर और प्रोटीन की जो बाउंड्रीज आपको डिफरेंट अलग अलग जो है नहीं दिखाई देगी, लेकिन सस्पेंशन में आपको स्वतः दिखाई देता रहता है। तो कोलाइड भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कोलाइड को भी आप लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ये भी बनाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मिल्क है, मिल्क है ना। तो हमने आपको बताया प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट और मॉलिक्यूल। एलिमेंट प्योर सोडियम हो, प्योर आयरन हो, प्योर मैग्नीशियम हो तो भी प्योर सब्सटेंस में आता है। मॉलिक्यूल्स की बात करें, वाटर हो, केवल वाटर हो तो आपका प्योर कहलाएगा। ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज हो अकेले तो जो है आपका वो कहलाएगा। लेकिन इन्हीं दोनों प्योर को मिला दो, वाटर ग्लूकोज का मिला दी तो आपका जो है मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर डिफिनेशन आपको लिखना हो तो कैसे लिखते हो, टू प्योर सब्सटेंस मिक्स विथ ईच अदर टू फॉर्म मिक्सचर। तो हमारे चारों ओर देखते हो बहुत सारे प्रकार के मिक्सचर आपको मिलते हैं। मिट्टी में बालू मिला देते हो तब भी मिक्सचर है, मिट्टी में जो है लोहा मिला देते हो तब भी वो मिक्सचर है। लेकिन वो कैसा मिक्सचर है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस में भी क्या आएगा, वो जो है सस्पेंशन है, क्योंकि हमको नेक डाई से दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास है वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्लास आप लोग जो है पूरा अंत तक देखा करिए। नमस्कार, धन्यवाद।